हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के अगले आर्टिकल के बारे में, यानी आर्टिकल 82 के बारे में। 81 तक मैंने कल करा दिया था, जिसमें हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बताया था। आज हम 82 से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें बताया गया रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। जैसे कि मैंने बताया था कि जो लोकसभा या राज्यसभा है उसमें कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, और ये जो मेंबर हैं जो 545 मेंबर्स हैं, या जैसे कि लोकसभा में कितने हो सकते हैं 552, और राज्यसभा में हो सकते हैं 250। तो ये जो नंबर है ये डिसाइड किया गया है कि उस पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कौन सी एरिया में कितनी है। ठीक है, तो हर 10 लाख पे एक सांसद होता है, यानी एक एमपी होता है। तो उस हिसाब से जो जनगणना की गई थी उस हिसाब से इतने लोगों का बताया गया, यानी 552 लोकसभा में होंगे और 250 राज्यसभा में। तो 82 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 में ये बताया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको रीएडजस्टमेंट हो सकता है, यानी कि कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये बताया गया है, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर 552 कह दिया गया तो पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए हमेशा यही रहेंगे, नहीं, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इसका आर्टिकल 82 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो भी का चला आ रहा है वो आ रहा है 1971 के सेंसस से। ठीक है, और 2001 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 82 अमेंडमेंट हुआ था। तो उसमें यह बताया गया था कि जो 1971 का जो हुआ है उसी के अकॉर्डिंग 2026 तक चलेगा, यानी कि 2026 तक यही इतने ही मेंबर्स रहेंगे जो अभी हैं। 2026 के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी मेंबर का जो भी है मैक्सिमम मेंबर कितने अलाउड होंगे वो डिपेंड करेगा 2001 के सेंसस पे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो चल रहा है ये 2026 तक चलेगा। उसके बाद जो एडजस्टमेंट होगा वो 2001 के सेंसस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 83। इसमें बताया गया ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि मैंने बताया था राज्यसभा में भी कि राज्यसभा 6 साल जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, है ना। और जो राज्यसभा होती है वो कभी डिज़ोल्व नहीं होती, किसी के अंदर भी पावर नहीं होती है कि उसे डिज़ोल्व किया जा सके। हाँ, लोकसभा हो सकती है जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी वक्त उसे डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लोकसभा के मेंबर की बात करें तो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 1/3 रिटायर होते हैं, कब, हर 2 साल में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं। और जो लोकसभा के होते हैं वो क्या होते हैं, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 84 है, इसमें बताया गया है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चोजन टू फिल ए सीट इन पार्लियामेंट अनलेस ही, यानी कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में भी बताया था कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए, ये प्रेसिडेंट के बारे में था। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में ये है कि उसे सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, साथ में उसकी जो एज होनी चाहिए लोकसभा के चुनाव के लिए वो होनी चाहिए 25 ईयर्स, और राज्यसभा का अगर उसे एमपी बनना है तो उसे 30 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, और साथ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मेन जो एग्ज़ाम में पूछता है वो पूछता है एज, कि लोकसभा के लिए कितनी एज दी गई है तो 25, और राज्यसभा के लिए कितनी दी गई है 30 ईयर। ठीक है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 ईयर। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 85, जिसमें बताया गया सेशन ऑफ पार्लियामेंट और प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और राज्यसभा को नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि जब भी 5 साल के बाद जब भी कोई इलेक्शन होता है, यानी लोकसभा का जो भी इलेक्शन होता है उसमें जो पहला जो सेशन होगा उसको प्रेसिडेंट उसको अटेंड करता है। ठीक है, और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसमें भी प्रेसिडेंट रहता है। तो ये सारी बातें आर्टिकल 85 में बताई गई है। और जो प्रेसिडेंट है उसके अंदर ये भी पावर है कि वो कभी भी लोकसभा या राज्यसभा को बैठक पे बुला सकता है, और अगर वो बुलाएगा तो सब जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको आना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई नहीं आया कोई आ गया। तो ये होता है प्रेसिडेंट की पावर, कि वो कभी भी किसी भी हाउस को समन कर सकता है, कभी भी किसी हाउस को बुला सकता है। ठीक है, तो ये सारी पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास। और जैसे कि मैंने बताया डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, यानी हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 86 के बारे में बात करें तो राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, तो यही मैंने बताया था। ठीक है,
तो आर्टिकल 85 और 86 लगभग सेम है। वही है, प्रेसिडेंट को जो एड्रेस करना है या कोई भी मैसेज करना है तो उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी हाउस को समन कर सकता है, आर्टिकल 86। आर्टिकल 87 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन और 86 में राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस। ओके, आर्टिकल 87 के बारे में बात करें तो स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने बताया, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर, प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ इट्स समन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होता है लोकसभा का, उसका जो फर्स्ट सेशन होता है वो प्रेसिडेंट अटेंड करता है, और साथ में हर साल का जो पहला सेशन होता है वो भी प्रेसिडेंट अटेंड करता है। तो ये बात बताई गई है आर्टिकल 87 में। एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ ईदर हाउस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द मैटर रिफर टू इन सच एड्रेस। आर्टिकल 88 के बारे में बात करें तो राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इन रिस्पेक्ट्स हाउस, जैसे कि मैंने जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया था उसमें मैंने बताया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में बताया गया था, आर्टिकल 76, या ऐसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 76 में किसके बारे में बताया गया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वहाँ जब मैंने बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो दोनों हाउस को अटेंड कर सकता है, वहाँ के सेशन को अटेंड कर सकता है, वहाँ पे वो बोल सकता है, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, राइट ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो लोकसभा के होते हैं तो राज्यसभा में भी जाते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं अटॉर्नी जनरल, इनको ये पावर आर्टिकल 88 में दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 89 के बारे में बात करें, दिया गया चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। एक बात और ध्यान में देनी है कि जो राज्यसभा होते हैं वहाँ पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, लेकिन जो लोकसभा होती है वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये याद रखना है कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट का होता है, यानी राज्यसभा का। तो इनके बारे में डिस्कस किया गया आर्टिकल 89 में। हाँ, जैसे कि हमें पता है कि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन भी वही होता है, राज्यसभा में किसी भी मेंबर को डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है सबकी सहमति से। और जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो किसको रिज़ाइन देते हैं, प्रेसिडेंट को। और डिप्टी चेयरमैन किसको रिज़ाइन देते हैं ये मैं नीचे कमेंट करके बता दूंगी कि डिप्टी चेयरमैन किसको रिज़ाइन देते हैं, अभी इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है तो वो मैं बाद में बता दूंगी। लेकिन जो चेयरमैन यानी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देते हैं। और तो जैसे कि मैंने बताया, और डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का वही चीज़ है कि 14 डेज़ पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आर्टिकल 19 बताया गया वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 19 में वैकेशन एंड रेजिग्नेशन बताया गया है किसका, डिप्टी चेयरमैन का। डिप्टी चेयरमैन कैसे रिज़ाइन करेंगे, कैसे उनकी जो डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट है उसको कैसे हटाया जाएगा। तो उसमें होता है कि या तो वो सीधे रिज़ाइन कर दे या फिर उसको नोटिस भेजा जाएगा 14 डेज़ पहले का। और उसके बाद पूरे मेंबर्स का क्या होता है, मे बी रिमूव फ्रॉम हिम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज। तो सारे मेंबर्स का कंसर्न होता है और उसके बाद फिर डिप्टी चेयरमैन को हटा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस बताया गया है आर्टिकल 90 में। इसके आगे का मैं कल बताऊंगी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।